हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पटेल आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में, यानी एंजाइम स्थिरीकरण। एंजाइम स्थिरीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम वो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को सिंथेसाइज या बढ़ाते या घटाते हैं। एंजाइम लिविंग सेल द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इमोबिलाइजेशन के बारे में, यानी स्थिरीकरण के बारे में। इमोबिलाइजेशन, सबसे पहले बात करें हम मोबिलाइजेशन के बारे में। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूव करना, लेकिन अगर इमोबिलाइजेशन की बात करें तो इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट को रोकना का सेंस, मतलब जो भी हमारा एंजाइम है इसके मूवमेंट को रोकने को ही कहेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन। और जैसे कि लिखा है एंजाइम के मूवमेंट को रोकना एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करें एंजाइम इमोबिलाइजेशन यानी एंजाइम को रोकना, मतलब क्या एंजाइम को रोकना है, कहाँ जाने से कहीं जाने से रोकना है या उसके रिएक्ट होने से उसको रोकना है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस समय सीज़न आम का चल रहा है। अब हम सभी लोगों को आम बहुत पसंद होता है। अब हम चाहते हैं कि हम साल भर आम खाते रहें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आम को अचार के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कि हम जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आम को अलग अलग केमिकल और मिर्च और मसालों से उसको कोटेड करके उसको रख दिया जाता है, जिससे कि उसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरीके के माइक्रोब्स का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह एंजाइम में भी एंजाइम के जो मूवमेंट है, माने एंजाइम में जो भी ग्रोथ वगैरह हो रहा है एक्स्ट्रा, इसको ख़राब होने से या सही रिएक्ट ना करने से रोक देने को ही कहते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब जैसे जैसे अचार में आम के अचार में अलग अलग तरीके के केमिकल और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह एंजाइम इमोबिलाइजेशन के भी अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि एग्जांपल आम के अचार का दिया, तो इसमें अलग अलग मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एंजाइम इमोबिलाइजेशन में कैरियर मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैरियर मैट्रिक्स का ही इस्तेमाल करके एंजाइम इमोबिलाइजेशन की प्रक्रिया को किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पहला इमोबिलाइज्ड एंजाइम जो था, वो पहला इमोबिलाइज्ड एंजाइम था एमिनो एसाइलेज, जो कि जापान में एल अमीनो एसिड से डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये पहला इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहलाता है। अब हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन में कैरियर मैट्रिक्स के अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें कैरियर जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी हम एग्जांपल लें कि जो भी हम अचार बना रहे हैं उसके मसाले या उसमें जो भी हम इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा हो, उसके क्या क्या कैरेक्टर हों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो कैरेक्टर ऑफ कैरियर्स में सबसे पहला कैरेक्टर है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। सबसे पहले वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी आसानी से हर कोई उसको ख़रीद सके, उसका इस्तेमाल कर सके, यानी आसानी से वो अवेलेबल हो सके। हम बात करें जैसे अचार में किन किन तरीके के मसालों का इस्तेमाल हम करते हैं, अगर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होंगे तो हर कोई इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर है प्रोड्यूस नो मॉडिफिकेशन इन एंजाइम मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी हमने कैरियर लिया है वो खुद से उस एंजाइम में किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन यानी बदलाव ना करे, क्योंकि अगर वो बदलाव कर देगा तो फिर जो ओरिजिनल एंजाइम है उसके कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा, जिससे सही तरीके से वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो भी हम कैरियर लें उसमें कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ईज़िली अवेलेबल, भाई आसानी से वो अवेलेबल भी हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। जैसे कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव था, मतलब आसानी से हर कोई इसको ख़रीद भी सके, इसी तरह वो
ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड कंटामिनेशन, मतलब जो भी हम कैरियर ले रहे हैं उससे किसी भी तरीके की नुकसान या हानि एंजाइम पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटामिनेशन को अवॉइड नहीं करता है तो रिएक्शन होने में बहुत सी प्रॉब्लम्स या किसी तरीके की गड़बड़ी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, मतलब इमोबिलाइजेशन में किन किन तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला मेथड कहलाता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, मैंने एब्जॉर्प्शन नहीं कहा, एड्सॉर्प्शन, मतलब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की तो इसमें किसी भी तरीके को एब्जॉर्ब, किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे एड्सॉर्प्शन की बात कही गई। एड्सॉर्प्शन का मतलब किसी भी सरफेस से मॉलिक्यूल्स का अटैच हो जाना, ये कहलाता है एड्सॉर्प्शन। मेथड है कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स या भी एंजाइम कैरियर से अटैच हो वो कोवैलेंट बॉन्डिंग या उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना हो। नेक्स्ट है क्रॉस लिंकिंग, मतलब यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग हो। फिर एंट्रैपमेंट, जिसमें कि जाल में बांध लेने को ही एंट्रैपमेंट। और नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन, मतलब अगर किसी तरीके के कैप्सुलेशन यानी कैप्सूल को डेवलप करके उसके अंदर एंजाइम को रोका जाए तो ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम बात करें एड्सॉर्प्शन के बारे में, तो एड्सॉर्प्शन में किसी भी सरफेस से मॉलिक्यूल्स का अटैचमेंट, किसी भी सरफेस से मॉलिक्यूल्स का जो अटैचमेंट होगा ये एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। अब इनके जुड़ाव में किन किन तरीके के बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, वो सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट वन इज़ वैन डर वाल्स बॉन्ड। अब इसमें चार्ज प्लस माइनस, इसका चार्ज प्लस माइनस, इसका चार्ज प्लस माइनस, और इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें बॉन्डिंग की मदद से एड्सॉर्प्शन होता है, जिसमें कैरियर्स किसी भी सरफेस पे अटैच होते हैं। इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। अब जो भी इसमें बॉन्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी दो तरीके से होगा, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में एल्यूमिना होता है, सिलिका, ग्लास। फिर अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें स्टार्च और DEAE ये स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज होता है जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक बॉन्डिंग के लिए किया जाता है। अब हम एड्सॉर्प्शन में हमने देखा कि बॉन्डिंग मटेरियल ऑर्गेनिक के लिए अलग और इनऑर्गेनिक के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अगले प्रोसेस को कैसे किया जाता है। एड्सॉर्प्शन में बहुत से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से पहला है स्टैटिक पोर्स, दूसरा है डायनेमिक पोर्स एंड नेक्स्ट इज़ रिएक्टर लोडिंग। ये सभी मेथड्स हैं जो कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर हम एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के एडवांटेज की बात करें तो ये इजी टू कैरी आउट होता है, यानी बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, अब इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कोई रिएजेंट का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि मेथड इफ़िशियंसी हैज़ डिक्रीज्ड, मतलब जो भी इसकी इफ़िशियंसी है इसके मेथड की वो डिक्रीज़ है, यानी कम ही इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई कोवैलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया होगा जिससे कि ये प्रोसेस पूरी हो। मतलब एंजाइम मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द कैरियर्स मैट्रिक्स बाय फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें जो भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स होता है वो कैरियर मैट्रिक्स से चिपकता है यानी जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें अलग अलग तरीके के कोवैलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल होता है कैरियर मैट्रिक्स का एंजाइम मॉलिक्यूल से
अटैच होने के लिए। तो इसमें कौन कौन से कोवेलेंट बॉन्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है? S- SH, ऑक्सीजन NH2 या COO-। इन सभी कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरीके के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन एंजाइम एंड सपोर्ट। जो भी हमारा कैरियर मैट्रिक्स है और एंजाइम है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाता है। मतलब चूँकि बॉन्डिंग हो जाने से इन दोनों में अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर सिंपलेस्ट मेथड, ये मेथड आसानी से हो जाता है। एंड नो लीकेज प्रॉब्लम। अब नो लीकेज प्रॉब्लम का मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, जो भी कैरियर मैट्रिक्स है, उससे जुड़ाव होता है जब एंजाइम्स का, तो इस कोवैलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से बॉन्ड बहुत ही मजबूत और टाइट बनते हैं, जिससे कि बाद में लीकेज की किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा रिएक्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगले प्रोसेस की बात करें, जिसे कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है? सबसे पहले बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शनल लिंकेज होती है। मतलब इसमें एंजाइम और कैरियर के बीच में अलग अलग तरीके की लिंकेज या फिर अलग अलग तरीके का जुड़ाव होता है, और ये एक 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। मतलब जैसे कि अगर हम ये सभी एंजाइम हैं, अगर ये एक एंजाइम है और ये एक कैरियर है, इसी तरह ये एक एंजाइम कैरियर, एंजाइम और कैरियर। अब ये देखिए अलग अलग एंजाइम कैरियर से जुड़ाव लेंगे तो देखिए इसमें क्रॉस लिंकिंग में हर एंजाइम का जुड़ाव हर एक कैरियर से हो रहा है, जिससे कि एक लिंकेज डेवलप हो जा रहा है इनके बीच में, एंजाइम और कैरियर्स के बीच में, जिसे इसी को हम क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ये सिंपल होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। सिंपल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ इनके बीच में जो भी ये लिंकेज है, ये मजबूत होता है और इफ़ेक्टिव इन नेचर रहता है, जिससे कि एंजाइम और कैरियर के बीच में बाद में ब्रेकेज आसानी से नहीं हो पाता। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है एंट्रैपमेंट। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, एंट्रैप करना यानी किसी भी चीज़ को जाल में बांधना। एंट्रैपमेंट यानी एंट्रैप करना यानी बांधना। अब इसमें एक जाल जैसा बंधा होता है, जो कि सेल्यूलोज, रबर या फिर ग्लास का बना होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस में एंजाइम और जो हमारे कैरियर्स हैं वो आपस में जाल बना के एंजाइम्स को रोकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो इसमें जाल जैसा बना हुआ है, ये हैं कैरियर्स, और इसके अंदर एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स को ये एंट्रैप करते हैं। अब इसमें जो भी कैरियर्स है उसने जाल बना के एंजाइम के मॉलिक्यूल को एंट्रैप किया, यानी रोक लिया, बांध लिया। अब ये एंट्रैपमेंट 3 तरीके से हो सकता है, जिसमें कि सबसे पहला हम बात करें कि अगर ये कैरियर्स सीधे जाल बना रहे हैं, एंट्रैप कर रहे हैं, या फिर कैरियर्स जो भी जाल बना रहे हैं वो क्रॉस में हो, या फिर सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एंट्रैप कर रहे हों। इसमें देखिए अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को रोका गया है। देन यहाँ पे एंट्रैप किया गया है एंजाइम के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कैरियर द्वारा। यहाँ पे जो एंट्रैपमेंट है वो सर्कुलर है, यानी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग फॉर्म में बनाया गया है। ये अलग अलग फॉर्म, जैसे ये ए तरीका है, ये बी है, नेक्स्ट ये सी, ये अलग अलग एंट्रैपमेंट फॉर्म होता है, जिससे कि कैरियर्स एंजाइम को एंट्रैप करते हैं यानी बांध लेते हैं। अब इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये बेटर मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट बहुत बेटर तरीके से देता है, जिससे कि एंजाइम्स का जुड़ाव कैरियर से सही तरीके से हो सकता है।
नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं जो कि है माइक्रो कैप्सुलेशन। माइक्रो कैप्सुलेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक कैप्सूल जैसा फॉर्म किया जाता है जिसमें कि एंजाइम्स को रोकने की प्रोसेस, ये रोकने की क्षमता होती है। अब हम देखते हैं जो भी हमारा लिपिड है वो एक माइक्रो कैप्सूल को फॉर्म करता है, जैसे कि कैप्सुलेशन, लिपिड्स का कैप्सुलेशन। यहाँ पे सभी लिपिड्स का कैप्सुलेशन होता है जिससे कि एक माइक्रो कैप्सूल डेवलप हो जाता है जो कि एंजाइम को इंट्रैप करता है, यानी इस कैप्सूल में इस एंजाइम को रोकता है। अब ये लिपिड की लेयर है, लेयर के अंदर एंजाइम्स को इंट्रैप किया गया है जो कि एक माइक्रो कैप्सूल के फॉर्म में होता है। माइक्रो कैप्सुलेशन में लिपिड का कैप्सूल डेवलप हुआ। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप किया गया। ये है माइक्रो कैप्सुलेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि वीक इन नेचर। ये नेचर में वीक होता है। क्यों? इसमें तो कैप्सूल भी बन गया और ये एंजाइम्स को अंदर बाउंड भी कर लिया गया, फिर भी ये वीक क्यों? वीक का कारण ये है कि अगर कोई भी इफ़ेक्टिव एंजाइम या कोई भी इफ़ेक्टिव केमिकल इस लिपिड के माइक्रो स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक कर दे तो स्ट्रक्चर को कहीं से भी ब्रेक कर दे तो ये माइक्रो कैप्सुलेशन प्रोसेस आगे एंजाइम्स को होल्ड नहीं कर सकती, जिससे कि जो भी एंजाइम्स हैं वो इस माइक्रो कैप्सुलेशन के अंदर नहीं रुक पाते, इसलिए इसे वीक इन नेचर कहा गया है। तो ये थे तरीके एंजाइम इमोबिलाइजेशन के। थैंक यू।